दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि एयरप्लेन आखिर हवा में कैसे उड़ता है? क्या इसके पीछे का सिद्धांत है? पायलट क्या ऐसा करता है जिससे हवा में इतनी ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ता है? इसका जवाब है दोस्तों फिजिक्स के एक ब्रांच फ्लूइड मैकेनिक्स के पास। दोस्तों, आप में से जितने भी भाई बंधु हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्हें पता होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम हवा और बाकी फ्लूइड सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर और उसमें लगने वाले फोर्सेस को भी पढ़ते हैं। और साइंस के इसी ब्रांच में छुपा है दोस्तों हमारा जवाब। प्लेन को उड़ाने से पहले हम समझते हैं प्लेन को ज़मीन पर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लेन को उड़ाने में मदद कौन करता है। दोस्तों, प्लेन का पंख ही सबसे एसेंशियल पार्ट होता है जो उसे उड़ने में मदद करता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी जब 1908 में राइट ब्रदर्स ने पहला मोटराइज प्लेन हवा में उड़ाया था। हालांकि इनका रिसर्च काफ़ी पहले से ही चल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या बनाया जिसको हम बाद में एयरप्लेन के नाम से जानने लगे। इस पॉइंट पे दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें, क्योंकि इसी वीडियो को बेस बनाकर मैं आगे आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। इसमें सारे फैक्टर्स, सारे टर्म्स और हर चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और एक बेसिक वीडियो होगा जिसके आधार पर बाकी वीडियोज़ को मैं तैयार करूँगा। दोस्तों, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट आविष्कार था एयरफॉयल टेक्नोलॉजी। और इसी एयरफॉयल से जब उन्होंने एक विंग को डेवलप किया और उसे एक गाड़ी में फिट करके दौड़ाया, तो वो गाड़ी हवा में उड़ने लगी। और इस तरह उन्होंने भविष्य के एक बहुत ही अहम हिस्से का आधार रखा। इसका महत्व इतना ज़्यादा था कि इंसान अब ज़मीन पर ही नहीं, हवा में भी राज करने के लिए तैयार था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एयरफॉयल टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे इस तकनीक की मदद से विमान को हवा में पहुंचाते हैं। एयरफॉयल विंग के प्रोफाइल का डिज़ाइन होता है दोस्तों। यह डिज़ाइन विंग के ऊपर की सतह पर लो प्रेशर और नीचे की सतह पर हाई प्रेशर बनाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये प्रेशर डिफरेंस कैसे बनाता है, इसके दो अप्रोचेस हैं दोस्तों। कोई कहता है बर्नौलीज का सिद्धांत है, तो कोई कहता है कोयांडा इफेक्ट और न्यूटन्स का तीसरा लॉ मिला के ये नतीजा देता है। अब वजह जो भी हो दोस्तों, नतीजा तो यही है कि पंख के ऊपरी सतह पर लो प्रेशर और निचली सतह पर हाई प्रेशर बनता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सतह के दो ओर अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ये एक रिजल्टेंट नेट फोर्स देगा जो हाई से लो की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। और इसी फोर्स को हम लिफ्ट फोर्स बोलते हैं दोस्तों, जो कि एयरप्लेन को हवा में उठाता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे किस लॉ पर यकीन है, तो मैं कहूँगा कि मुझे कोयांडा इफेक्ट और न्यूटन्स के थर्ड लॉ को मिलाकर जो नतीजा मिलता है उस लॉ पे ज़्यादा यकीन है। इसकी एक वजह भी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और स्टंट एयरक्राफ्ट जो हैं वो पूरी तरह उल्टा उड़ने में भी सक्षम है। और अगर हम उनके विंग की प्रोफाइल की बात करें तो यह सिमेट्रिकल विंग होता है, यानी कि विंग के सेंटर लाइन के दोनों ओर एक ही जैसा एरिया रहता है। और अगर बर्नौलीज थ्योरम का जो आधार है वो यही कहता है कि अगर आपके विंग की ऊपरी सतह का एरिया लंबा होगा और निचली सतह छोटा होगा तो प्रेशर का डिफरेंस आएगा और लिफ्ट पैदा होगा। लेकिन यह दोस्तों, इस केस में यह पूरी तरह बेबुनियाद साबित होती है। दूसरी एक वजह यह भी है कि बर्नौलीज थ्योरम को एक स्ट्रीमलाइन के दो पॉइंट के बीच में ही अप्लाई किया जाता है, यानी कि एनर्जी को एक स्ट्रीमलाइन के दो पॉइंट के बीच में इक्वेट करते हैं। और विंग के ऊपरी सतह और निचली सतह पे दो अलग अलग स्ट्रीमलाइन होते हैं, और इन दोनों के बीच में बर्नौलीज थ्योरम को इक्वेट करना, यानी एनर्जी को इक्वेट करना, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। दोस्तों, अगर हम लिफ्ट की बात करें तो इस इक्वेशन को मेंशन किए बिना ये वीडियो अधूरा रहेगा दोस्तों। जो फोर्स है, जो लिफ्ट फोर्स है, जो बल है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं ये फैक्टर्स क्या क्या है और कैसे ये इफेक्ट करता है आपके लिफ्ट फोर्स को। तो आप देख सकते हैं जो आपका टोटल लिफ्ट फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पे। पहला हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट CF। दूसरा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंग्स, यानी कि आपके पंख के ऊपर से हवा कितने वेलोसिटी से जा रही है, तो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। हवा के घनत्व पे डिपेंड करता है रो एयर, और एरिया ऑफ द विंग्स पे डिपेंड करता है।
अब दोस्तों अगर मैं आपके एरिया ऑफ द विंग्स के बारे में बात करूं तो मुझे विंग्स में मौजूद दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं स्लैट्स और फ्लैप्स। स्लैट्स जो होता है वो विंग के आगे के हिस्से में एक एक्सटेंशन होता है और फ्लैप्स सिमिलरली विंग के पीछे के हिस्से में एक एक्सटेंशन होता है। आप में से जितने लोग भी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किए हैं, अगर वो विंडो सीट लिए होंगे तो आप देखे होंगे पीछे का एक हिस्सा फैल के ऐसे बाहर आ जाता है और सिमिलरली सामने में भी एक हिस्सा होता है जो फैल के बाहर आ जाता है। तो दोस्तों जनरली टेक ऑफ के टाइम पे स्लैट्स और फ्लैप्स को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं लिफ्ट फोर्स जो है वो एरिया ऑफ द विंग्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको लिफ्ट फोर्स मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप स्किप मत कीजिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये एक एयरक्राफ्ट का विंग है। विंग का एक क्रॉस सेक्शन है दोस्तों। इसके सेंटर में एक लाइन है जो विंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपके विंग के सेंटर से पास होता है। इसे हम कॉर्ड लाइन बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हो दोस्तों मैंने कॉर्ड लाइन और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि आपका विंग इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच के जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। फाई से डिनोट किया जाता है, कहीं पे अल्फ़ा से भी डिनोट किया जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे या आपको समझना हो कि एंगल ऑफ अटैक क्या होता है तो उसका सिंपल डेफिनेशन यही होगा कि वेलोसिटी आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और आपके एयरक्राफ्ट का नोज जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, उन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नोज जिस डायरेक्शन में हो एग्जैक्टली वही हो, लेकिन ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं। अब जो कॉर्ड लाइन है दोस्तों, उसी के परपेंडिकुलर आपका लिफ्ट फोर्स, जो टोटल लिफ्ट फोर्स है वो अचीव होगा, जो डीएफ अभी हमने इस फॉर्मूले से निकाला था। अब आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री पे है आपका कॉर्ड लाइन, तो उसी तरह जो एक्चुअल लिफ्ट फोर्स है वो वर्टिकल से 5 डिग्री पे ही इंक्लाइंड होगा। यानी कि आपको ऊपर उठाने वाला जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट ही होगा जो आपको एक्चुअल लिफ्ट देता है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। और उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि उसका एक इंड्यूस्ड ड्रैग भी क्रिएट होगा। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों, आप जैसे अपने कार से हाथ बाहर निकालते हैं, थोड़ा स्पीड रहेगा, तो जैसे आप अपने हाथ को थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं तो आपका हाथ सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है दोस्तों। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका हाथ ऊपर भी जाएगा और पीछे की तरफ भी खिंचाएगा। तो यही इंड्यूस्ड ड्रैग होता है दोस्तों। तो आपको लिफ्ट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका ड्रैग होगा। तो दोस्तों इसीलिए एरिया ऑफ द विंग जो है उसे एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जितना लिफ्ट मिलता है एरिया के कारण उतना ही ज़्यादा आपका ड्रैग भी बढ़ता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया टर्म है ड्रैग। तो चलिए दोस्तों ड्रैग के बारे में मैं आपको बता दूं। ड्रैग वो फोर्स होता है जो आपके एयरप्लेन को आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको पीछे खींचता है। तो ड्रैग दो टाइप के होते हैं दोस्तों। ब्रॉडली इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक जो इंड्यूस ड्रैग, अभी मैं आपको बताया कि लिफ्ट के साथ वो ड्रैग आना ही आना है, तो जितना लिफ्ट आएगा आपको ड्रैग आएगा ही आएगा दोस्तों, इसको हम हटा नहीं सकते। दूसरा होता है पैरासिटिक ड्रैग, जो आपके एयरप्लेन का जो शेप होता है, जो डिज़ाइन होता है, जो स्किन फ्रिक्शन के कारण वो कंबाइन करके उसके ज्योमेट्री, उसके शेप, उसके डिज़ाइन, स्किन फ्रिक्शन, इन सबको मिला के जो ड्रैग आता है उसे कहते हैं पैरासिटिक ड्रैग। अब आपके ड्रैग फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास जेट इंजन्स होते हैं जो कि थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के कारण प्लेन आपका आगे जाता है, और जब यह थ्रस्ट ड्रैग के बराबर हो जाता है तो आपका प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड में उड़ता है। और यह अचीव करते हैं हम एक क्रूजिंग एल्टीट्यूड में, जिसे हम लेवल फ्लाइट भी कहते हैं। क्रूजिंग एल्टीट्यूड में दोस्तों आपका लिफ्ट और ड्रैग इक्वल हो जाता है, और उस केस में प्लेन आपका कांस्टेंट स्पीड में उड़ता है, और उस पॉइंट पे आपका लिफ्ट फोर्स जो आपके दोनों पंख प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिफ्ट फोर्स और आपका जो प्लेन का वज़न है वो दोनों भी बराबर होता है। तो इस तरह से फोर्स बैलेंस होता है और आपका प्लेन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ बात करूंगा कि प्लेन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, प्लेन के कंट्रोल सरफेसेस क्या क्या होते हैं, मिड एयर स्टेबिलिटी क्या होती है, और प्लेन की स्पीड अगर ओवर स्पीड हो जाए प्लेन और प्लेन की स्पीड कम हो जाए तो उस केस में जो स्टॉल होता है उससे कैसे बाहर आते हैं, कैसे डील किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर और एयर स्पेस में, इन सभी के ऊपर मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में रीज़न ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और अगर दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है तो उसे भी पूछना मत भूलिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।